हेलो एवरीवन। हमारा जो आज का टॉपिक है वह है एविडेंस एक्ट की धारा 32 सब क्लोज 1, जिसमें मृत्युकालिक कथन से संबंधित बात की गई है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, जो मृत्युकालिक कथन है वह है क्या, यह पहले हम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, मृत्युकालिक कथन वह कथन होता है जब कोई व्यक्ति मरने से पहले कोई बात कह जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, गंभीर चोट लगी हुई है और वह मरते उस समय जब उसे चोट लगी हुई है, वह किसी व्यक्ति से कोई बात कह जाता है कि ये मुझे उस व्यक्ति ने कुल्हाड़ी मारी है या गोली बंदूक कुछ मारा है, और उसके बाद वह मर जाता है। तो जो वह बात उस समय वह कथन कहकर गया है, उसे मृत्युकालिक कथन कहा गया है। अब देखिए, इसके बारे में हम जानते हैं। मृत्युकालिक कथन का भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में बहुत ही महत्वपूर्ण धाराओं में से एक माना गया है। मृत्युकालिक कथन की अवधारणा ये है कि कोई भी मरने वाला व्यक्ति मरते समय झूठ नहीं बोलता है। इसकी जो अवधारणा है, इसमें यह कहा गया है कि कोई भी मरने वाला व्यक्ति है वह मरते समय झूठ नहीं बोलता है। मृत्युकालिक कथन एक ऐसा कथन है जिसको अदालत में क्रॉस नहीं किया जा सकता, यानी इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो किया जा सकता है। जो क्रॉस एग्जामिनेशन पर हम एक वीडियो बना चुके हैं, आप जरूर देखिए अगर आपको पता नहीं है क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है। इसमें अब देखिए, आगे देखिए, यह एक ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो मरने वाले व्यक्ति से सुनता है। यह कथन है जो किस ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है जिसने मरने वाले व्यक्ति से सुना है या सुनता है और अदालत में पेश करता है। फिर भी अदालत द्वारा ये ग्रहण, यानी जो फिर भी अदालत द्वारा यह ग्रहण होती है, अदालत द्वारा इसे मान्य कर लिया जाता है। अधिनियम की धारा 32 में 8 ऐसी स्थिति की चर्चा की गई है जिसमें साक्षी यानी गवाह के अदालत में पेश नहीं होने पर भी उनको कथन को अदालत में साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकता है। धारा 32 में वैसे लोगों के कथन के बारे में कहा गया है जो मर चुके हैं। देखिए, धारा 32 में ऐसे लोगों के कथन के बारे में कहा गया है जो मर चुके हैं या जिन्हें अब किसी कारणवश कोर्ट में साक्ष्य के रूप में नहीं बुलाया जा सकता है। यह जो परिस्थितियां हैं, यह देखिए कौन कौन सी हैं। जबकि ऐसा कथन का संबंध मृत्यु के कारण से हो, यानी किसी के संबंध ऐसे कथन का जो कथन उसने कहा था उसका संबंध उसकी मृत्यु से हो। दूसरा है, जबकि ये कारोबार के अनुक्रम में किया गया हो, उसने कोई जो कथन किया था वो उसके कारोबार के अनुक्रम में किया था। यदि वो करने वाले के हित के विरुद्ध है, यानी जो उसने जो कथन किया वो उसके हित के विरुद्ध था। यदि इसका संबंध किसी लोक कर्तव्य या प्रथा से हो। फिर यदि इसका संबंध किसी के नातेदारी से है, किसी नातेदारी रिश्तेदारी से है, या किसी पारिवारिक वसीयत से संबंधित है, ये उसने जो कथन किया था मरते समय वह या किसी पारिवारिक या वसीयत से संबंधित, तो भी वह मान्य किया जाता है। यदि इसका संबंध किसी ऐसे समव्यवहार से है जिसका प्रावधान धारा 13 के उपधारा ए में है, और ये यदि किसी दस्तावेज में और इसको लिखने वाले की मृत्यु हो चुकी है, जिनको अब हम कोर्ट नहीं बुला सकते, यानी कि वह कथन भी मान्य है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई कथन लिख करके उसके बाद कुछ समय बाद मर चुका है, तो उसको भी मान्य कर लिया जाएगा, क्योंकि जो वह मर चुका है तो उसको फिर कोर्ट नहीं बुलाया जा सकता, तो उसे भी मान्य किया जाता है। उसके बाद यदि ये कई लोगों द्वारा किया गया है और इसका संबंध किसी ऐसे विवादित प्रश्न से है, तो वह अदालत में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति ने अपने बयान में दिया है, और मान लीजिए जो 8 परिस्थितियां दी गई हैं, इनमें से किसी भी व्यक्ति ने ये 8 बयानों में परिस्थितियों में बयान दिया है और अब वो अदालत में पेश नहीं हो सकता है, जैसा कि यदि उसकी मृत्यु हो गई या किसी कारणवश उसकी मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया है। मान लीजिए उसका कोई इस तरह की बीमारी, गंभीर बीमारी हो चुकी है कि वह बोल नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता, तो उसे अदालत नहीं बुलाया जा सकता है इस अवस्था में उसने कोई कथन उससे पहले किया था, या अब वह शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हो, वह शारीरिक रूप से भी स्वस्थ ना हो, या अब वो अदालत आकर साक्ष्य देने के लिए नहीं आ सकता, वह जो है गवाही देने के लिए अदालत में नहीं आ सकता है, तो उसके द्वारा जो पहले कथन किया गया था वह मान्य किया जाएगा।
तब इन 8 परिस्थितियों में इस उसके द्वारा दिए गए साक्ष्य अदालत में मान्य होगा। इस पर हम केवल मृत्युकालिक कथन की ही चर्चा कर रहे हैं अभी। देखिए इसमें मृत्युकालिक कथन एक ऐसा कथन होता है जो या तो लिखा हुआ होता है या बोला हुआ होता है। देखिए मृत्युकालिक कथन होता है या तो जब व्यक्ति कोई मरने से पहले कोई कथन लिख जाता है या बोलकर यानी मुँह से बोलकर जाता है। मृत्युकालिक कथन वो होता है जब कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के कारण समव्यवहार या उन परिस्थितियों के बारे में बताता है जिसमें उसकी मृत्यु होती है, यानी उसने उस परिस्थितियों के बारे में बताया है कि जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु कारण जो वह कथन मृत्युकालिक कथन होता है, तो उसे मृत्युकालिक कथन कहते हैं। जैसे उसको किसी प्रकार मारने का प्रयास किया गया, यानी उसको किसी प्रकार से मारने का प्रयास किया गया था या किया गया है। इसका वर्णन नियम के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के उपधारा 1 में की गई है। मृत्युकालिक कथन के बारे में यह कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो मर रहा होता है हमेशा सच बोलता है। यह विचार एक फ्रेंच शब्द लर्टम मोर्टेम से ले गई है। इस शब्द के अनुसार मरने वाला व्यक्ति अपने मालिक के पास झूठ के साथ नहीं जाना चाहता, यानी जो मरने वाला व्यक्ति है वह भगवान ईश्वर के पास में झूठ बोलकर नहीं जाना चाहता, इसलिए वो सच बोलता है। यानी जब वो मर रहा होता है तो वह सच बोलता है। मृत्युकालिक कथन अपवाद स्वरूप है। जब भी कोई ऐसा साक्ष्य होता जो सुनी हुई बात करता है तो वह मान्य नहीं होता है, यानी जब भी वह कोई ऐसी बात करता है कि जो वह उसने सुनी थी तो वह मान्य नहीं होती है। पर मृत्युकालिक कथन भी सुनी हुई होती है जिसको अभियोजन पक्ष अदालत में पेश करते हैं, पर यह अदालत में मान्य होती है। लेकिन जो मृत्युकालिक कथन है वह भी सुनी हुई होती है, लेकिन इसे मान्य अदालत में कर लिया जाता है। इसके कुछ मुख्य केस जिसमें माननीय न्यायालय ने बताया है कि किन परिस्थितियों में ये अदालत में मान्य होंगे। जो ये केस है उल्का राम बनाम राजस्थान, इसमें राजस्थान राज्य का जो मामला है, माननीय न्यायालय ने कहा जब कोई कथन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया हो जिसका संबंध उसकी मृत्यु से है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ऐसा कथन किया है जो जिससे उसकी मृत्यु होने वाली है, या ऐसे मामलों में जहां उसकी मृत्यु ही प्रश्न में हो, तो ऐसे मामलों में उस व्यक्ति का मृत्युकालिक कथन अदालत में मान्य होगा, या उसकी मृत्यु से संबंधित जो कथन है यानी वह मान्य होंगे। कानून की भाषा में ऐसे कथन ही मृत्युकालिक कथन होते हैं। दूसरा है पीवी राधाकृष्णा बनाम महाराष्ट्र राज्य। इस केस में माननीय न्यायालय ने यह कहा कि मृत्युकालिक कथन अदालत में मान्य है। यह लैटिन भाषा के कथन नामो मेरिटर्स प्रेस माउंटर मेंट्री पर आधारित है, जिसमें यह कहा गया है मरने वाले व्यक्ति के जीव पर सच्चाई होती है। यानी इस कथन में यह कहा गया है कि मरने वाले व्यक्ति की जीव पर सच्चाई होती है। जो व्यक्ति मर रहा होता है उस समय वह जो कथन करता है उस समय उसके जीव पर सच्चाई होती है, और ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत अदालत में मान्य होती है। इसमें जो केस है देखिए केसर पकला बनाम जो केसर पकला नारायण स्वामी बनाम इम्पीरियल। इसमें जो नारायण स्वामी हैं, देखिए इसमें हुआ क्या था कि एक व्यक्ति था, उसने नारायण स्वामी से कुछ रुपए उधार लिए हुए थे और नारायण स्वामी उसे व्यक्ति को खत लिखकर बार बार अपने रुपए लौटाने की धमकी दे रहा था, और जो व्यक्ति ने रुपए लिए हुए थे जिसने वो उसके रुपए जो नारायण स्वामी थे उसके रुपए चुका नहीं पा रहा था। तो नारायण स्वामी ने क्या किया, उसको बार बार खत लिखे कि तुम मेरे रुपए चुकाओ नहीं तो मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, और वह खत लिखकर यानी पत्र लिखकर उसके घर भेजता था। तो वह पत्र थे जो उसकी पत्नी के पास में थे, जिस यानी जो व्यक्ति था जिसने कर्ज लिया हुआ था उसके पत्नी के पास में वो पत्र थे। एक दिन वो व्यक्ति नारायण स्वामी से मिलने के लिए उसके शहर गया। वह अपनी पत्नी से बताकर गया था कि मैं नारायण स्वामी से मिलने उसके शहर जा रहा हूँ, लेकिन वह व्यक्ति वहाँ से फिर जिंदा वापस नहीं आया। उसकी लाश एक ट्रक में मिली थी।
इसकी जो लाश थी वह ट्रक में मिली थी, और जिस ट्रक में उसकी लाश मिली थी वह उस व्यक्ति का ट्रक था जिससे उसने रुपए लिए हुए थे, यानी कि नारायण स्वामी से। जो नारायण स्वामी था उसके ट्रक में उसकी लाश मिली थी। तो न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जो उसकी मृत्यु हुई है जिस व्यक्ति की, वह मृत्यु का कारण नारायण स्वामी है, यानी उसकी हत्या नारायण स्वामी द्वारा की गई है। इस केस में यही हुआ था। दूसरा केस है वजीर चंद बनाम हरियाणा सरकार का। देखिए, मृत्युकालिक कथन कैसे किया जाए, ऐसा इसका कोई प्रारूप नहीं दिया गया है। जो मृत्युकालिक कथन है यह किस प्रकार के प्रारूप में बना करके तैयार किया जाएगा, इसका कोई प्रारूप नहीं बताया गया है। बल्कि मृत्युकालिक कथन ऐसा होना चाहिए जिसको साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। कोर्ट के मानता है कि अगर मृत्युकालिक कथन प्रश्न उत्तर के प्रारूप में है, केवल मान्य नहीं है, बल्कि इसका वर्णित होना ही प्राकृतिक होता है, जिससे ये पता चलता हो कि मृत्यु के समय वह क्या सोच रहा था और उसके साथ उस समय क्या हुआ। कभी कभी मृत्युकालिक कथन को इशारे से भी किया जा सकता है। कभी कभी मृत्युकालिक कथन इशारे से भी किया जा सकता है। इसमें एक केस था कि एक लड़की का एक व्यक्ति द्वारा गला काट दिया गया था। वह लड़की हॉस्पिटल में भर्ती थी, वह बोल नहीं पा रही थी क्योंकि उसका जो गला है चाकू द्वारा काट दिया गया था। तो फिर उस लड़की ने इशारे के द्वारा उस व्यक्ति का नाम बताया था और उसे मान्य भी किया गया था। वह जो केस है वह है क्यून इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला। इसी केस में यह हुआ था। इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मृत्युकालिक कथन में यदि मृतक किसी की तरफ इशारा करता है और उस इशारे को कौन रिकॉर्ड करता है, इस बात पर भी निर्भर करता है। ये किसी भी भाषा में की जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति को स्टेटमेंट देने से पहले ही मृत्यु हो जाती है तो वो मृत्युकालिक कथन अदालत में मान्य नहीं हुआ। यानी किसी व्यक्ति की स्टेटमेंट देने से, किसी कथन करने से पहले ही मृत्यु हो जाती है तो वो कथन मान्य अदालत में नहीं किया जाता है। कथन के लिए किसी भी सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यदि दूसरा साक्ष्य मौजूद है, देखिए इसमें जो केस है के रामचंद्र रेड्डी बनाम पब्लिक प्रोसिक्यूटर के मामले में, जहां कोई व्यक्ति जिसको कोई क्षति पहुंचती है और वह अपना एफआईआर दर्ज करवाता है और अपने एफआईआर में ये कहता है कि उसकी मृत्यु का कारण वह व्यक्ति है, हो उस एफआईआर में दर्ज कारण से हो सकती है, फिर वो मर जाता है। यानी उसने एफआईआर में बता दिया कि मेरी मृत्यु का कारण वह व्यक्ति हो सकता है और वह फिर उसके बाद मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी ये कथन मृत्युकालिक कथन कहलाती है। खुशहाल राव बनाम बॉम्बे, जिसमें अपेक्स कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया कब और किन परिस्थितियों में मृत्युकालिक कथन अदालत में मान्य होगा। इसके लिए कोई भी कानूनी प्रारूप नहीं दिया गया, फिर इसको किसी भी दूसरे संपोषण की आवश्यकता नहीं है। यदि ये सच्चा है, मृत्युकालिक कथन किसी भी दूसरे साक्ष्य से कम महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि ये दूसरे किसी भी साक्ष्य के बराबर ही महत्वपूर्ण होता है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हुआ है 23। देखिए, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखे तभी ये मान्य होगा। यदि कोई मृत्यु कालिक कथन किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है और वह प्रश्न उत्तर के प्रारूप में है, मृत व्यक्ति के शब्दों में है, तो इसको सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जाएगा। यानी कोई मृत्युकालिक कथन किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया है, यानी जो व्यक्ति मरने वाला है और वह कथन किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष रिकॉर्ड करा के जाता है, देकर जाता है, तो वह जो कथन है वह सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य यानी कथन एविडेंस माना जाएगा। मृत्युकालिक कथन किसी भी भाषा में हो सकता है। जो मृत्युकालिक कथन है वह किसी भी भाषा में हो सकता है। वह मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है या इशारे द्वारा बताया गया भी हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।